हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बंगाल के नवाब और बक्सर कैद, जो कि हम पिछली बार चर्चा कर चुके थे। मतलब पिछली क्लास में आपको बता चुके थे प्लासी का युद्ध और जो बंगाल के नवाब हुए। तो अब हम देखते हैं कि बंगाल के नवाब और अंग्रेज अवध के नवाब, इनकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, कौन सी संधियां हुई, कैसे वार हुए, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ की, इससे कैसे वैसे प्रश्न बनते हैं, उसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, आगे आइए हम लोग देखेंगे कल क्या हुआ था। थोड़ा सा कल का ओवरव्यू का युद्ध, कल हम लोगों ने क्या कौन सा युद्ध पढ़ा था भाई? प्लासी का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध पढ़ा? प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध हुआ दोस्त, वो कब हुआ था? 23 जून 23 जून सन 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। ये प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बोलेंगे प्लासी का जो युद्ध हुआ था दोस्त, वह दो लोगों के बीच हुआ। किसके? सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब है, और अंग्रेज जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, है ना। और रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से, इसकी तरफ से एक व्यक्ति लड़ा था, एडमिरल वाटसन। और सिराजुद्दौला की तरफ से, है ना, कौन लड़ा था? मीर जाफर राय दुर्लभ। और जो कि ये लोग क्या हुए थे? ये लोग युद्ध में निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। समझ में आया? और देखिए मित्र, क्या हुआ था? इनका जो साथ दिया था, इनके जो सेनापति थे दो, उनका नाम था मोहनलाल और मीर मदन। मोहनलाल और मीर मदन। यहां पर हत्या किसने किया था? हत्या सिराजुद्दौला की हत्या किसने किया था? व्यक्ति था मीर जाफर का पुत्र मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया हुआ था। तो ये क्या था भाई? ये तो सेनापति था ना, लेकिन ये सेना नायक और प्रधानमंत्री जो भी थे निष्क्रिय रहे। इन लोगों ने बड़ी ही वीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन ये भी युद्ध में मारे जाते हैं। सिराजुद्दौला को भागता है, लेकिन पकड़ लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है मीरन के द्वारा, जो मीर जाफर का पुत्र है। रॉबर्ट क्लाइव, मतलब इसमें सेना की भी उल्लेख करते हैं, तो इसके पास जो सेना रहती है दोस्त, कितनी रहती है? इनके पास जो सेना रहती है वे 50,000 सेना रहती है। 50,000 सेना रहती है ना। फिर भी क्या होते हैं? ये लोग हार जाते हैं। कारण क्या था? एक घर के भेदी ही लंका को ढाने वाले हैं। रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से जो सेना है दोस्तों, वो कौन कौन सी सेना थी? सेना मतलब इसके पास कितनी थी? इसके पास मात्र 3,000 सैनिक थे। मात्र 3,000 सैनिक थे। फिर भी क्या हुआ? यह विजयी रहा था। समझ में आया? लेकिन यह एक षड्यंत्र था, मतलब कह सकते हैं षड्यंत्र था। यह पूरा युद्ध क्या था? एक षड्यंत्र के द्वारा लड़ा गया षड्यंत्र था। लेकिन अब जो युद्ध आएगा आगे, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाएगा, वह षड्यंत्र का नहीं। ये वहां लोग अंग्रेज वहां अपनी ताकतपूर्वक लड़ेंगे, शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर? प्लासी का युद्ध तो हमने कल भी देख लिया था, इसकी थोड़ी चर्चा कर ली हमने। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे जो शासक रहता है, या कह सकते हैं बंगाल का जो नवाब रहता है मित्र, वह कौन सा रहता है, इस बात को देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिएंगे। तो अब देखिए, जो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको नवाब बना दिए मीर जाफर को। तो मीर जाफर ने बहुत सारी चीजें दिया। तो मीर जाफर को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मीर जाफर कौन है? ये बंगाल का नवाब है। अब इसका टाइम पीरियड क्या है भाई? 1757 से 1760 का है। 1757
1757 से कब तक रहेगा ये? 1760 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, 1757 से 1760 ईस्वी तक यह बंगाल का नवाब रहेगा। तो क्या किया इसने, कौन कौन सा भाई, क्या क्या शर्तों के अनुसार इसने बहुत सारी चीजें दिया हुआ था किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को और क्या क्या देता है यह? 24 परगने की भूमि, 24 परगना की जमींदारी दे दिया, जमींदारी। और क्या कर दिया? कलकत्ता दे दिया, कलकत्ता दे दिया। और क्या दिया? ये कलायू को, कलायू तथा सेठों को, सेठों को धन, बहुत सारा ये धन भी देता है। ठीक है, और क्या दिया? और सिक्के भी, मतलब कहा कि किले, किला या कह सकते हैं दुर्ग निर्माण की, निर्माण करने की अनुमति, करने की अनुमति, अनुमति। दस्तक का प्रयोग पूरी तरह से कर सकता था, व्यापार करने की, कहीं भी व्यापार कर सकता था। ऐसे बहुत सारी अनुमति मीर जाफर ने दिया। मतलब क्या था कि मीर जाफर एक कठपुतली था। ये अंग्रेजों की क्या था? अंग्रेजों की, अंग्रेजों की क्या है? अंग्रेजों की कठपुतली था ये, कठपुतली। मतलब जैसा अंग्रेज कहते थे, मतलब मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव कहता था कि भाई, और यहां तक ही नहीं, ये शासन प्रशासन पर भी अंग्रेज शासन, शासन तथा प्लस न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर भी हस्तक्षेप था, पर भी हस्तक्षेप किया। मतलब शासन प्रशासन तो देख ही रहा है, राजस्व वगैरह सब कुछ, लेकिन शासन व्यवस्था पर और किस पर? न्याय व्यवस्था पर भी हस्तक्षेप किया है किसने? जो है कि रॉबर्ट क्लाइव ने। धन तो अपार ले ही गया, बंगाल को पूरी तरह से लूट लूट करके ले गए। तो बंगाल में कहीं ना कहीं ये अकाल की तरह पड़ गया, मतलब धन रह ही नहीं गया। इतना समृद्धशाली जो राज्य था बंगाल, जो बंगाल बिहार और उड़ीसा से मिलकर के पूरा संयुक्त रूप से इसको बनाया था, तो यह पूरी तरह से लूटने का काम करते हैं अंग्रेज। ये लूटता भी लूट भी जा रहा है, मना भी नहीं कर पा रहा है। इसी के बाद क्या हुआ कि जब मीर जाफर जो है कि कमजोर पड़ गया, वो व्यवस्था सही से नहीं देख पाया, तो इस मीर जाफर के बजाय उसके दामाद को क्या बनाया गया? इसके मीर जाफर के दामाद को फिर से इसको हटा करके, मतलब इसकी जगह मीर कासिम को बनाया जाता है। तो देखेंगे तो मीर कासिम, अब दूसरा जो व्यक्ति आता है उसका नाम होगा मीर कासिम, इसी का दामाद है। ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग। तो मीर कासिम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो फिर कौन से आएगा? मीर कासिम। मीर कासिम दोस्त कौन सा है? ये कौन है? ये इसका टाइम पीरियड क्या है? बोलेंगे 1760 से 1763 का समय है। 1760 से 1763 ईस्वी में मीर कासिम यह नया जो है कि नवाब बनता है ना। ये कौन है भाई? बोलेंगे ये तो भाई मीर जाफर का दामाद है। मीर जाफर, मीर जाफर का जमाता है ना। मीर जाफर का ये जमाता था, दामाद। अब ये क्या करता है मीर जाफर? मीर कासिम जो है, मीर कासिम ने क्या काम किया? मतलब कि मीर कासिम को किसने बनाया था? मतलब मीर जाफर को हटा करके किसके द्वारा बनाया गया? तो ये था एक व्यक्ति, गवर्नर, स्थाई गवर्नर, स्थाई गवर्नर, जिसका नाम था गवर्नर वेंसिटार्ट, वेंसिटार्ट द्वारा, वेंसिटार्ट द्वारा उस समय का गवर्नर इसको बनाया गया था। क्योंकि जो क्लाइव था ना, क्लाइव 1760 ईस्वी में, क्लाइव 1760 ईस्वी में कहा चला गया? इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड चला गया था, चला गया।
है ना। तो अब कौन सा गवर्नर बन करके आया है? वेंसिटार्ट। और किसने बनाया था इसको? जो अस्थायी गवर्नर हॉलवेल ने। इसको किसने बनाया था? अस्थायी गवर्नर हॉलवेल ने बनाया था। हॉलवेल द्वारा। मतलब क्या कहा कि भाई हॉलवेल ने कहा कि वेंसिटार्ट से कि मीर जाफर सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो अब किसको लाया जाए? उसी के दामाद को लाया जाता है, जिसका नाम होगा मीर कासिम। मीर कासिम ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है कि ये अंग्रेजों से मतलब इसकी बनी नहीं सही से। मतलब कि यह एक कह सकते हैं कि अनुवर्ती जो अली वर्दी खां का जो अनुवर्ती राजाओं में से या नवाबों में से रहा, यह सबसे अंग्रेजों का विरोधी है मीर कासिम। कह सकते हैं कि यह योग्य भी है अन्य सभी नवाबों से। तो मीर कासिम ने क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया था इसने। राजधानी अंग्रेजों से परेशान होकर के इनकी चाटुकारिता न करने के कारण उसने तो बंगाल की राजधानी पहले ढाका हुआ करती थी, ढाका को मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान ने किया था। अब यह राजधानी परिवर्तन करेगा। राजधानी क्या करता है? परिवर्तन। और राजधानी परिवर्तन करके किसको बनाता है? ये राजधानी परिवर्तन मुर्शिदाबाद से ले गया, मुर्शिदाबाद से ये राजधानी ले गया था मुंगेर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? बोलेंगे मीर कासिम के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से हो जाता है। ठीक, अब मीर कासिम के बाद फिर से क्या होता है कि जब इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया, तो अंग्रेजों ने सोचा कि यह राजधानी परिवर्तन कर रहा है, हमारे ही विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, या हमारे ही विरुद्ध कोई युद्ध का प्लानिंग कर रहा है ना। तो क्या किया अंग्रेजों ने पुनः क्या किया? फिर से जो है कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। तो पुनः फिर से नवाब बनेगा, पुनः मीर कासिम को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अब ये पुनः बनता है, कौन बनता है पुनः? बोलेंगे मीर जाफर को अंग्रेजों के द्वारा जब उनकी कहीं नहीं मानने लगा कौन? मीर कासिम, तो उन्होंने फिर से मीर जाफर को पुनः शासक बनाया है, नवाब बना दिया। अब ये टाइम पीरियड क्या है इसका? तो मीर जाफर जब पुनः बन करके आया है, इसका समय है 1763 से क्या रहेगा? 1763 से 1765 ईस्वी का है ना। तो ये इस समय शासक बनता है। अब क्या होता है कि वेंसिटार्ट यहाँ का स्थायी गवर्नर है ना। तो वेंसिटार्ट ने क्या कहा कि मीर जाफर से कि वेंसिटार्ट के द्वारा बहुत सेनाएं भेजी गई कि अब ये हमारा कहना नहीं माना है मीर जाफर, अब तुमको हम दौड़ा के मारेंगे भाई साहब। हमने तो अपना जो बंगाल का नवाब बना दी, कठपुतली की तरह काम करते थे, तो अब ये वेंसिटार्ट ने कहा कि मीर कासिम तुम मुंगेर भाग दिखा, अब तुमको हम बहुम मारेंगे। मुंगेर भी ले लिया इससे, ठीक है, मुर्शिदाबाद भी ले लिया इससे, बिहार प्रांत, ये सारी चीजें युद्ध के दौरान युद्ध करके वेंसिटार्ट के द्वारा सबसे भगा दिया गया। अच्छा, अब जो युद्ध हुए हैं उनसे जब हटा करके भगा दिया, तो मीर कासिम अब कहां जाएगा? मीर कासिम जाता है अवध के नवाब। तो मीर कासिम युद्ध में हार जाने के बाद कहां गया? ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास गया, वहां पर शरण ले लिया जाकर के। मतलब जब दौड़ाया है अंग्रेजों ने इसको, तो ये कहां पर गया है? ये मीर कासिम जो है ना, ये भाग जाता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। अब सुजाउद्दौला के पास गया, तो अब सुजाउद्दौला चूंकि ये भी उनको जो है कि क्या यहाँ भी अंग्रेजों का वर्चस्व था, ये भी कठपुतली की तरह थे, तो अब ये मिल करके जो है कि युद्ध करेंगे, तो यही स्थिति बन जाती है बक्सर की युद्ध का कारण।
अब हम लोग देखेंगे, ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के पिछले वाले जो है सब कारण हुए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं क्या कि बक्सर का युद्ध। देखिए जरा, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये बक्सर का युद्ध कब होता है? बोलेंगे 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर सन 1764 का टाइम है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को क्या हुआ, बक्सर नामक स्थान पर, बिहार में, ठीक है, बिहार के बक्सर नामक स्थान पर, यहां पर क्या होता है, दो के बीच ये युद्ध होता है। कौन? बंगाल का नवाब एक तरफ है, बंगाल का नवाब। अब वो बंगाल का नवाब क्या कहा जाएगा कि वो अभी था नहीं, लेकिन रहा था ना, तो बंगाल का नवाब जिसका नाम है मीर कासिम, मीर कासिम, प्लस यहां एक व्यक्ति और भी रहेगा जो अवध का नवाब होगा, प्लस अवध, अवध का नवाब, नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, प्लस और कौन है, प्लस यहां पर है मुगल शासक जिसका नाम है शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो ये एक तरफ कौन है, ये है भाई साहब, संयुक्त दल है कह सकते हैं, तीन लोग। बंगाल का नवाब मीर जाफर है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला है, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय है। अब दूसरे देखिएगा, यहां पर अंग्रेज गवर्नर जिसका नाम है हेक्टर मुनरो, क्या नाम है मित्र, हेक्टर, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो को समझो जरा, इनको संयुक्त, इसके पास जो सेनाएं थी, इसके पास जो सैनिक थे मित्र, समझ रहे हैं, इसके पास जो सैनिक थे वे 7072 सैनिक थे इसके पास, और प्लस जो है इसके पास 20 तोपें थी। इन्हीं से इसने इतना भयंकर ताबड़तोड़ युद्ध किया कि इनके पास जो सैनिक थे, इनके पास, किसके पास, इन संयुक्त राजाओं के पास, नवाबों के पास, नवाब और राजा के पास, मतलब ये इसके पास सैनिक से 40 से 50 हजार सैनिक थे, समझिए 40 से 50 हजार सैनिक थे। लेकिन क्या हुआ, ये हार हुई, ये हार गए, है ना, हार गए। अब क्या हुआ, जब हार गए तो ये कहां पर चला गया, मीर जाफर दिल्ली की ओर भागा, ये भाई दिल्ली की ओर भगाया, ये भगता ही रहा, दिल्ली की ओर, दिल्ली की ओर भाग गया, ये भाई दिल्ली की ओर कूच कर गया भाई। और मुगल शासक और शाह आलम जो द्वितीय है ना, नवाब, ये दोनों क्या करते हैं, ये लोग अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, भाई साहब जो आप कहेंगे वह अब हम करेंगे। तो ये था आपका क्या, यही था बक्सर का युद्ध, समझ में आया। तो इससे बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बक्सर का युद्ध क्या था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको इस बात को समझ लेना है दोस्तों। ये बक्सर के युद्ध के फिर परिणाम भी हो जाते हैं, ठीक है, कि बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि अब पूरी तरह से जो है कि अंग्रेज क्या हो जाएंगे, अंग्रेज पूरी तरह से बंगाल पर हावी हो जाएंगे, अर्थात उनकी शक्ति जो है और भी सुदृढ़ हो गई है। तो जब अपनी शक्ति सुदृढ़ हो जाएगी तो ये सारी जगह अपने मनमानी ढंग से काम करेंगे, क्योंकि अब बंगाल का नवाब भी नहीं रहा, और अब जो मुगलिया सल्तनत का राजा है वो भी इसी इन्हीं के नियंत्रण में आ गया है। अवध का नवाब सुजाउद्दौला को भी इन्हीं की शरण लेनी पड़ी है, सहायता, मतलब कि उन्हीं के कहने पर जो भी काम करेगा वो करेंगे लोग, ठीक है।
इस प्रकार से बक्सर के युद्ध को हमने देखा। अब यहीं पर आप लोग देखेंगे कि 1765 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? 1765 ईस्वी में मीर जाफर मर जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट तथ्य यहां से होगा कि 1765 ईस्वी में क्या हो गया? मीर जाफर की मृत्यु, मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तो उसी का, मीर जाफर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसी का कौन बनता है? उसी का बनता है दामाद। सॉरी, फिर लड़का है, दामाद नहीं है। तो इसी का एक दामाद है, इसका नाम है, क्या नाम है भाई? इसी का नाम है नजमुद्दौला। दामाद का नाम है नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला नवाब बनता है। और नजमुद्दौला जो नवाब बनता है दोस्त, वह कब से कब तक रहता है? समझे? तो अभी आपने देखा जो मीर जाफर था वह 1760, मीर जाफर तो आ ही गया था, 1764 तक, 63 तक था। अब इसके बाद ये नजमुद्दौला आ जाता है 1763 से 1765 बोल सकते हैं, 1763 से 1765। तो ये इसका काम होता है। फिलहाल यह योग्य शासक नहीं होता है। इसको भी क्या हुआ कि योग्य शासक क्या है, पूरी तरह से अब ये अंग्रेजों के ही अधीन है। जो क्या हो गया कि ये कठपुतली बनकर ही शासन करेंगे, जैसा अंग्रेज कहेंगे वैसा करेंगे। तो अब ये क्या करता है कि इसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इसको देती है 50 लाख रुपए वार्षिक कि आप पेंशन के रूप में लीजिए और पूरे बंगाल, उड़ीसा और बिहार के प्रांत को राजस्व और सारी व्यवस्था हमको देखने दीजिए। तो ये सारे काम इसने किया। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग। तो ये था नजमुद्दौला। इसके बाद आता है सैफुद्दौला। सैफुद्दौला नाम है, सैफुद्दौला। ठीक है, तो जो सैफुद्दौला है वो टाइम पीरियड इसका क्या है? इसका है 1766 से 1770 का। ठीक है, 1766 से 1770 ईस्वी तक शासन करता है सैफुद्दौला। अब इसमें क्या किया, ये भी कोई विशेष काम नहीं करता है वैसे, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका काम क्या है। जो देखिएगा वहां पर अब इसकी जो क्या नाम है, पेंशन अंग्रेज घटाने लगे। अब पेंशन घटा करके पहली कितनी थी? 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए वार्षिक थी, है ना? 50 लाख रुपए वार्षिक थी। लेकिन अब क्या कर दिया है ये लोगों ने अब कर दिया है 12 लाख रुपए कर दिया, है ना, इसी के समय। अब ये लोग पेंशन भी घटाते चले जा रहे हैं। सैफुद्दौला के बाद अंतिम, हम कह सकते हैं कि अंतिम नवाब है बंगाल का अंतिम नवाब, इसको क्या कहते हैं? बंगाल का अंतिम नवाब जो होगा वो है मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला का जो टाइम पीरियड है वह 1770 से लेकर के 1760 में उसका 1770 से लेकर के 1765, सॉरी 1770 से लेकर के मुबारक-उद-दौला का जो समय टाइम क्या है, वो क्या है? 1770 से लेकर के 1775 तक। ठीक है, 1770 से लेकर के 1775 तक, और यही अंतिम शासक है। इसके समय भी पेंशन, इसकी पेंशन कितनी हो गई? इसकी पेंशन 10 लाख रुपए, मात्र 10 लाख रुपए वार्षिक इसकी पेंशन हो गई। समझा? तो अब यही अंतिम शासक बन जाता है। और अब देखिएगा यहीं पर लौट करके आता है क्लाइव। क्लाइव का पुनः भारत आगमन। तो
क्लाइव पुनः लौट करके कब आया? सन 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में लौट करके आ जाता है। तो आपने देखा बंगाल के नवाब और बक्सर का युद्ध, जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब क्या होता है? अब होगा दोस्त द्वैध शासन प्रारंभ। तो द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन, द्वैध शासन को मतलब बोला जाता है दोहरा शासन। दोहरा शासन, और दोहरा शासन जो है, द्वैध शासन एक कब से कब तक चला? 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक। 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन सबसे पहले बंगाल में लगा। सर्वप्रथम बंगाल में लगाया। किसने लगाया था भाई? सर्वप्रथम किसने लगाया था? किसने लगाया? बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने। सबसे पहले किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन लगाया, है ना। बंगाल में दोहरा शासन लगाया। द्वैध शासन का जनक पूछा जाए, क्वेश्चन बन जाता है कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? फादर किसे कहा जाता है ना। पिता किसको बोलते हैं? बोलेंगे द्वैध शासन का जनक, फादर या पिता, लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है। लियोनिल कार्टिस, है ना। लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है। इसने एक बुक लिखा है मित्र, कौन सी? इसने एक किताब लिखे है डायरकी। डायरकी क्या किताब लिखा है? डायरकी। डायरकी नामक किताब में दोहरे शासन की व्यवस्था बताया है लियोनिल कार्टिन ने। सबसे पहले बंगाल में लागू की गई थी दोहरे शासन की। तो यहां तक हम लोगों ने बात किया बक्सर के युद्ध और बंगाल के नवाब के बारे में, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जितने भी नए राज्यों के उदय हुए हैं, जिनमें से हमने आपको बताया बंगाल राज्य का उदय, वहां के नवाब। अब जो पूछा जाता है प्रश्न सबसे ज्यादा, और इस पार्ट में आकर के, जैसे हैदराबाद, जैसे मैसूर, और जैसे अवध, तो यहां से प्रश्न ज्यादा बनेंगे। मैं उन्हीं बातों की चर्चा करता हूं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। फालतू आपको यहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मित्र। अब मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।